we have already studied about cognition, संज्ञान. Cognition is a mental process. संज्ञान एक मानसिक प्रक्रिया है. Cognition is a mental process in which we study about remembering, learning, imagination, reasoning, and more. One more, thinking. हमने कहा, यहां पे हम बात कर रहे थे कॉग्निशन की. कॉग्निशन, संज्ञान. यहां पे हमने कहा कि ये क्या है, एक मेंटल प्रोसेस है. मेंटल प्रोसेस है. इसमें हमने बहुत सारी बात किया कि एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें याद करना, अधिगम, कल्पना करना, तर्क करना, और जो मैंने कहा वन मोर, वो मैंने कहा थिंकिंग. चिंतन. ये जो हमारा चिंतन है, अब आपसे एक सवाल पूछा जाए कि चिंतन कैसी प्रक्रिया है. चिंतन कैसी प्रक्रिया है. तो यहां पे सवाल रहे अगर कि संज्ञानात्मक, भावात्मक, ये दोनों में से ऑप्शन लगाना होगा आपको. ये क्वेश्चन सपोज मान लीजिए कि चिंतन कैसी प्रक्रिया है, संज्ञानात्मक या भावात्मक. तो अभी हमने कहा कि कॉग्निशन इज ए मेंटल प्रोसेस, तो आंसर क्या हो जाएगा कि चिंतन कैसी प्रक्रिया है, संज्ञानात्मक है. ठीक, यहां पे क्लियर हुआ. तो यहां पे आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं यही है थिंकिंग. हमारा टॉपिक है आज थिंकिंग एंड टाइप्स. यही देखना हमको, चिंतन और उसके प्रकार. चिंतन, परिभाषा और प्रकार. ठीक है. तब यहां पे बातें यहां से क्लियर हो गई. यहां से मीनिंग निकल के आ रही है, देख लीजिएगा. मीनिंग, अर्थ क्या निकल के आ रही है कि चिंतन एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है या मानसिक प्रक्रिया है. यहां पे निकल के आ गई थिंकिंग इज अ मेंटल एक्टिविटी. कहां होता है, इन इट्स कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स, है ना. ये होता है संज्ञानात्मक पहलू में, इन रिगार्ड्स टू द साइकोलॉजिकल. कहने का मतलब क्या हुआ कि चिंतन हमारा एक मानसिक गतिविधि है जो संज्ञानात्मक पक्ष में होता है, और संबंध उसका किससे है, मनोवैज्ञानिक से, मन से. ध्यान से समझिएगा. तो यहां पे या हम और कह सकते हैं कि थिंकिंग इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग in which we use ideas, thoughts, etc. हमने कहा अभी कि हमारा चिंतन दूसरा क्या है, समस्या समाधान है. यहां पे समस्या समाधान समझ रहे. यहां पे कि चिंतन एक समस्या समाधान है. तो यहां पे बहुत बड़ी जो बात आने वाली है, अभी हम इसकी नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स में बात करेंगे. जैसे कि मान के चलिए हम बता रहे हैं आपको कि जैसे कि ये चिंतन की बात हमने कहा अभी, तो ये अगर हम बात करें इसकी नेचर की बात, प्रकृति, तो अब ये चिंतन की प्रकृति कैसी है, ये है एक मानसिक प्रक्रिया हुआ. सबसे पहली बात हुआ मानसिक
प्रक्रिया हुआ। तो यहाँ कहा, ये कहां संपन्न होता है? संज्ञानात्मक संज्ञान में। दूसरी हमने कहा ये समस्या समाधान है। ये क्या है? समस्या समाधान प्रक्रिया है। ठीक है, अब यहां पे समझने वाली बात है जो हम बता रहे हैं, आपको समझिएगा। अब ये समस्या समाधान में या कहा कि जो चिंतन की प्रक्रिया है ना, ये जो हमारा चिंतन की बात हम कर रहे हैं, ये जो संज्ञानात्मक पक्ष में होता है, तो अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि क्या नहीं आता है। नोट नहीं, क्या नहीं आएगा? डे ड्रीमिंग यहां पे नहीं आएगा। डे ड्रीमिंग, दीवा स्वप्न, दीवा स्वप्न। ये डे ड्रीमिंग जो बालक दिन में देखते हैं वो थिंकिंग नहीं कराएगा। ध्यान से समझिएगा कि डे ड्रीमिंग इज नॉट थिंकिंग, ये नहीं आएगा। या बेवजह इमेजिनेशन करना, कल्पना करना, इमेजिनेशन करना, ये क्या थिंकिंग में नहीं आएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि इस डिफिनेशन के अनुसार हमने क्या कहा कि चिंतन इज समस्या समाधान। तो ये जो हमने कहा, आपको ध्यान से समझिएगा, चिंतन को हमने कहा कि समस्या समाधान। तो यहां पे बार बार हम कह रहे हैं कि इट इज ए मेंटल एक्टिविटी, मानसिक गतिविधि है। जब हम आराम से बैठ के सोच रहे हैं समस्या का समाधान, तब वो थिंकिंग कहलाएगा। सपोज हम अपनी वॉच, घड़ी, ठीक है, हमने कहीं रख दिया है और हम जहां पर हमेशा रखते थे, मैंने घड़ी को खोजा, वहां पे घड़ी नहीं थी। ध्यान दीजिएगा, हम घड़ी खोजना शुरू किए, जहां पे हमने रखा घड़ी नहीं थी और हम भाग दौड़ कर रहे हैं और घड़ी को खोज रहे हैं, तो वो थिंकिंग नहीं होगी, क्योंकि थिंकिंग इज मेंटल एक्टिविटी, नॉट फिजिकल, गत्यात्मक नहीं है। अगर आप गति कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, तो वहां पे वो कह रहा है कि थिंकिंग नहीं है। तो क्या है थिंकिंग? जब हमारी घड़ी भुलाई है, तो हमारा वहां पर नहीं मिल रहा है, तो हम आराम से बैठ जाएंगे एक जगह और सोचेंगे कि घड़ी हमने कहां रखी थी, तो फिर हम पता चल जाएगा, तो हम खोज पाएंगे उसका। कि घड़ी को खोजने के लिए आप आराम से अगर सोचते हैं कि कहां रखा है हमने, तो वो चिंतन हुआ। लेकिन आप मूवमेंट कर रहे हो, गति कर रहे हो, तो वो हमारा चिंतन नहीं कहलाएगा। तो ये मैंने आपको बताया प्रकृति में। आगे देखते हैं हम इसको। चिंतन, अर्थ एवं प्रकृति और परिभाषा, ये मैंने देख लिया कि होता क्या है ये, है ना। अब थोड़ी सी जो सवाल आती है सीटेट में, वो आता है, हम लोग देखेंगे टूल्स ऑफ थिंकिंग। टूल्स ऑफ थिंकिंग आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो टूल्स ऑफ थिंकिंग के लिए सबसे जरूरत क्या होती है? तो सबसे बड़ी बात होती है पहले इमेज, प्रतिमा, है ना? क्योंकि चिंतन के लिए हमारे दिमाग में किसी वस्तु या समस्या का समाधान करते हैं, तो सबसे पहले हम उसकी प्रतिमा दिमाग में लगाते हैं। हमें एग्जामिनेशन पास करना है, तो एग्जामिनेशन में कौन सा विषय मेरा डिफिकल्ट होता है, तो दिमाग में उसका शाइन बन जाता है। ये हमारा इमेज हो गया। दूसरी, सिंबल एंड साइन, सिंबल एंड साइन, ये ध्यान रखिएगा, हमारा संकेत एवं चिन्ह। अब ये संकेत एवं चिन्ह क्या है भाई थिंकिंग करने के लिए? तो मैथमेटिक्स में प्लस हमारी साइन होती है, माइनस है, ये डिवाइड है, मल्टीपल है, या बहुत सारी बातें हैं। तो चिंतन में दूसरा हमने उपकरण कहा, टूल्स, हिंदी जानते हैं आप लोग इसका। उपकरण क्या है? पहला इमेज है, दूसरा सिंबल्स है, तीसरा कंसेप्ट, ये सबसे बड़ी बात है, अवधारणा, अवधारणा। तो इसमें क्या कहा कि अगर किसी भी टॉपिक प्रकरण का अगर आपको उसकी अवधारणा क्लियर है, तो आप उसके बारे में सोच सकते हैं। जैसे चिंतन ही है, तो हमको ये पता हो गया कि चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है, और जब तक हम आराम से बैठकर उसके बारे में नहीं सोचेंगे, मानसिक चिंतन नहीं करेंगे, तो वो चिंतन नहीं कराएगा। गत्यात्मक हम समस्या का समाधान कर रहे हैं और चल रहे हैं, तो वो अप्रोप्रिएट जो है थिंकिंग नहीं कहलाएगा।
तो कंसेप्ट में सबसे बड़ी बात हमने कहा कि चिंतन को शुरुआत करने के लिए हमको किसी भी टॉपिक पे, समस्या पे सोचने से पहले हमको उसकी अर्थ और अवधारणा को समझना होगा। अब ये कंसेप्ट क्या है? जनरलाइजेशन ऑफ एट्रीब्यूट। ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैंने कहा जनरलाइजेशन ऑफ एट्रीब्यूट। क्या है ये? एट्रीब्यूट्स, गुणों का सामान्यीकरण, गुणों का सामान्यीकरण, ये हमारा क्या कहलाता है? कंसेप्ट कहलाता है। अब जब जैसे दो पेट एनिमल है, काऊ और ऑक्स, तो दोनों में हम क्या देखेंगे कि दोनों में सामान्यीकरण क्या है? 4 फुटेड एनिमल, 2 आंख हैं, पूंछ है। तो ये सारी जो जनरलाइजेशन है, तब हमको समझ में आ जाएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि पेट एनिमल में वो दोनों काऊ और ऑक्स में जो डिफरेंसेस है, जो अंतर है, उसको केवल हमको ध्यान में रखना होगा। तो चिंतन का पहला उपकरण इमेज बताया, दूसरा मैंने सिंबल साइन बताया, तीसरा कंसेप्ट बताया, चौथी जो लास्ट है वो क्या है? लैंग्वेज, भाषा। जो हमारा चिंतन का सबसे इंपॉर्टेंट अर्थ रखता है वो है भाषा। क्यों? क्योंकि जब आप मान में सोच रहे हैं तो उसको लिखने के लिए और किसी दूसरे व्यक्ति के सामने बताने के लिए आपको वहां पे भाषा का प्रयोग करना अनिवार्य होता है, लैंग्वेज। ये मैंने देखा कि चिंतन का अर्थ परिभाषा, अभी हमने देखा इसके उपकरण, अब आगे देखते हैं इसके प्रकार। चिंतन के प्रकार, टाइप्स। ये कोई बड़ी चीज नहीं है, मैंने आपको पहले बता दिया है। ये हम लोग देखते हैं कौन कौन सा है। पहला है परसेप्चुअल, परसेप्चुअल थिंकिंग। अब लग रहा होगा कि ये कौन सी वाली बात है, तो इसको हम लोग कहते हैं कंक्रीट थिंकिंग। अब क्लियर हो गया होगा आपको, कंक्रीट थिंकिंग, मूर्त चिंतन। हाँ, अब जो दूसरी है वो है आपका कंसेप्चुअल, कंसेप्चुअल थिंकिंग। इसका दूसरा नाम क्या है? अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, है ना। इसका अमूर्त होता है, अमूर्त। नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, है ना। नेक्स्ट है हमारा क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग। तो ये आप सब जानते हैं, बस हम केवल आपको बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ये हमारा क्या है? कंक्रीट, मूर्त, परसेप्चुअल। इसमें वैसा जो चिंतन की बात हो रहा है, चिंतन में वैसी बातें शामिल किया जाएगा जो वैसे आइडियाज या विचार जो हम समझ नहीं पाते हैं और वो हमको मूर्त रूप से समझ में आ गई हो, है ना। जब वो किसी विचार या भाव हमको समझ में आ जाती है तब वो कंक्रीट होता है। लेकिन वही समझ में जब नहीं आती है, समझ में नहीं आना। लेकिन हमने आपको पहले बताया था कि जो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, ये इसमें ही ज्यादा चिंतन की प्रोसेस जैसे इसी में ज्यादा चलती है, और इंटेलिजेंस भी ग्रेट इसी में होता है, बुद्धि। जिस व्यक्ति के पास हमारा अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होता है वही उसके पास बुद्धि ज्यादा होता है, ध्यान रखिएगा। अब रिफ्लेक्टिव, ये हमारा सबसे हाईएस्ट लेवल है, ये ध्यान रखिएगा, हाईएस्ट लेवल है, ये उच्च स्तर का है, ये उच्च स्तर का चिंतन है। यहां पे रिफ्लेक्टिव लेवल में आपको इवैल्यूएशन टाइप का है, उसके वीकनेसेस को, उसके स्ट्रेंथ को, कमजोरियों को और अच्छाइयों को, दोनों को पता करना होगा। और यहां पे आपको प्रिडिक्ट, जो हमने कहा था ना, प्रयोग स्तर पे सारे सवाल आपको आना चाहिए, पूर्व कथन देना, स्थापित करना, डिस्कवर करना, दैट इज ये रिफ्लेक्टिव आएगा। हमने क्या कहा? खोज करना जो आएगा इसमें, मैंने कहा खोज करना, ये सारी बातें रिफ्लेक्टिव आएगा। अब क्रिएटिव में क्या आएगा?
सृजनात्मक जो हमने कहा है, आपको हिंदी बताया, आपको बार बार लिखना पड़ता है आपको। सृजनात्मक में जो सबसे बड़ी बात क्या है, वो है, आपको हमने बताया था, इट इज अ मेंटल प्रोसेस विच एक्सप्रेस, यहां ध्यान देना, ओरिजिनल आउटकम्स, कि यहां पे जो ओरिजिनल वर्ड है मौलिकता, इसके साथ एक और है नयापन, न्यूनेस, लेकिन मौलिकता में जो वर्ड है यूनिकनेस से इसका संबंध है, यूनिकनेस, अनोखापन। तो सृजनात्मक जो हमारा चिंतन होगा, उसमें जो सबसे बड़ी बात है कि वैसा चिंतन जिसमें कुछ नए विचारों भावों को हम खोज सकते हैं, ये यहां पे बात आ रही है। क्रिएटिव में, सृजनात्मकता में वैसी एक वैसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हम अपनी मौलिकता को अभिव्यक्त करते हैं, अपने द्वारा प्रयास किए गए अनुभवों को इसमें हम शामिल करते हैं। तो मुख्य रूप से क्रिएटिव थिंकिंग में मौलिकता और नयापन हो गया, मौलिकता का अर्थ हो गया अनोखापन। आगे देखते हैं इसको, हम लोग देखेंगे कि हाउ टू डेवलप, सवाल यहां पे ये है, हाउ टू डेवलप थिंकिंग इन चाइल्ड। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर बच्चों में चिंतन कैसे विकसित किया जाए। तो उसके लिए सबसे बड़ी पहली हम बात करेंगे एडेक्वेट नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस। इसमें जो सबसे बड़ी बात मैंने कहा कि ज्ञान और अनुभव की पर्याप्तता। सबसे बड़ी बात यहां पे ये है कि इसमें शिक्षक का ज्ञान और अनुभव सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगी, यहां पे रोल अदा करेगी टीचर्स की। अगर टीचर की कंटेंट पे मास्टरी होगा तो वो उसका उसी तरह से कंसेप्ट भी बताएगा, तो बच्चे के भी ज्ञान और अनुभव में बढ़ोतरी होगा। मैंने क्या कहा कि शिक्षक के ज्ञान और अनुभव की पर्याप्तता अगर होगी तो बालक भी उस कंसेप्ट को, अर्थ को समझकर वो क्या करेगा, चिंतन करने के लिए तत्पर होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मोटिवेशन एंड डिफिनेटनेस ऑफ एम। अब इसमें क्या है, इसमें अभिप्रेरणा और उद्देश्य का निश्चित होना, ये सबसे बड़ी बात है कि आखिर जब थिंकिंग, चिंतन के बालक तब चिंतन करेगा जब वो खुद से मोटिवेट होगा, अभिप्रेरित होगा, और उसको चिंतन करने के लिए मोटिवेट करेगा कौन, तो शिक्षक करेगा। और हमने कहा है कि मोटिवेशन इज अ इंटरनल प्रोसेस, वो आंतरिक है, बाहरी कभी कभी हो सकता है, लेकिन मोटिवेशन हमेशा आंतरिक होता है। ये ध्यान रखिएगा, सीटेट में आता है, ये सीटेट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभिप्रेरणा कैसी होती है, आंतरिक होती है। हाँ, अगर कभी सवाल पूछ देता है कि वो व्यक्ति दूसरे के पद और प्रतिष्ठा को देखकर अगर पाना चाहता है तब वहां पे बाहरी होगा, लेकिन अगर कहीं पे अगर ऐसा सवाल रहे तो प्रेरणा आंतरिक होता है। और अपने उद्देश्यों को निश्चित करना, अगर आप अपने उद्देश्य को निश्चित नहीं किए हैं तब आप चिंतन नहीं कर पाएगा, कोई भी चिंतन नहीं कर पाएगा। हमारा उद्देश्य विहीन है तो हम नहीं चिंता कर पाते, ठीक है। उसके बाद है इंटेलिजेंस एंड विजडम। इंटेलिजेंस एंड विजडम, यहां पे क्या बात होगी, बुद्धि विवेक, बुद्धि और विवेक। कहने का मतलब उस व्यक्ति की चिंतन में इंपॉर्टेंस होती है कि उस व्यक्ति की बुद्धि कितनी है। और बुद्धि मैंने आपको पहले बताया है कि एबिलिटी टू लर्न, एबिलिटी टू अबस्ट्रैक्ट थिंकिंग, एडजस्ट अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट। एडजस्ट अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट मतलब कि वो वातावरण या नई परिस्थितियों के अनुसार वो सोच सके और वो सोचने के बाद समस्या को समाधान कर पाए।
जो अभी कोविड-19 में बहुत सारी समस्या आ रही है, तो मन से सोचे कि हम लोग को जीवन में क्या करना है। तो जीवन में अभी आपको क्या करना है, सबसे बड़ी चिंतन करना है कि आपको ये अपने आप में जीवन में शामिल करना होगा कि हम बाहर से आए तो पूरी तरह से साफ सफाई ये आपको आदत में डालना होगा, मास्क लगाना होगा, फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात है, ये हमको पूरी जो है से लाइफ स्टाइल ही इसी प्रकार का बदलना होगा, क्योंकि हम अपने उद्देश्यों को बुद्धि विवेक हमको लगाना होगा। तो चलिए आगे देखते हैं हम इसको। हम लोगों ने ये थिंकिंग है, इसकी हमने मीनिंग, डिफिनेशन है ना, टूल्स एंड टाइप्स और टेक्निक्स, ये हम लोगों ने इतनी सारी बातें चिंतन में हमने क्या कर लिया, पढ़ लिया, इसको ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब एक नई टर्म लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग। थिंकिंग तो हमने आपको पढ़ा दिया, लेकिन अब वो नई टर्म है क्रिटिकल थिंकिंग। मतलब क्या हुआ, यहां पे ध्यान दीजिएगा, थिंकिंग आफ्टर थिंकिंग, ये बात है यहां, चिंतन के बाद चिंतन, है ना। तो ये अब यहां पे जो बात होगी, कैसा चिंतन होगा, यहां पे डीप फॉर्म होगी, गहराई में। सबसे बड़ी चीज है चिंतन, जो आप सोच रहे हैं, चिंतन के बाद चिंतन, कि हम अपने जीवन में चिंतन किया कि मैं उद्देश्यों को बना लिया कि हमको एक अच्छा इफेक्टिव टीचर बनना है, प्रभावशाली शिक्षक बनना है। अब वो प्रभावशाली शिक्षक के लिए हमको सोचना होगा कि अब उसके लिए कौन कौन सारे सब्जेक्ट पढ़ना होगा, है ना। तो ये जरूरी चीज है। तो हमने कहा कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या बात आई, थिंकिंग आफ्टर थिंकिंग, ये डीप फॉर्म में होगा। अब हम आगे थोड़ी से बताएं आपको। इट इंक्लूड्स रेशनल, रीजन, रिजल्ट। It includes rational, reason, results, unbiased analysis, है ना बात। हमने क्या कहा, इट इंक्लूड्स, जो हमारा क्रिटिकल थिंकिंग है उसमें क्या होगा, रेशनल, कारण होगा, परिणाम होगा, और अनबायस्ड एनालिसिस, कि आपको जो जिसके बारे में आप चिंतन कर रहे हो उसके बारे में पहले से आपको पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना है। जैसे किसी व्यक्ति के बारे में चिंतन करना है, तो उसके बारे में जो पहले से आप दिमाग में जो धारणा बनाए हुए उसके बारे में आपको सोचना नहीं है, एकदम फ्री माइंड से थिंकिंग करना है। उसके बाद अनबायस्ड एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन, ये हमारा क्रिटिकल थिंकिंग में इतनी सारी बात है, और ये सीटेड का हमारा जो है से बहुत इंपॉर्टेंट ये हमारा टर्म है, क्रिटिकल थिंकिंग। तो हमने क्या कहा, क्रिटिकल थिंकिंग हमने कहा कि चिंतन के बाद चिंतन, इसमें डीप ज्यादा चिंतन करते हैं, इसमें कारण परिणाम, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है अनबायस्ड, जो हमारा विश्लेषण होगा वो पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होगा। अब यहाँ पे जो हम लोग देखेंगे, यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग के लिए क्या जरूरी है, क्रिटिकल थिंकिंग ये सबसे बड़ी जरूरी, इसमें क्या बात है, सबसे पहले हमको यहां पे रीजनिंग आनी चाहिए, रीजनिंग, ये सबसे बड़ी बात है यहां पे, है ना। अब इस रीजनिंग में क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट होगी वो हम लोग देखेंगे। जैसे यहां पे डिसीजन मेकिंग, है ना। फिर यहां पे अगर हम बात करें इवैल्यूएशन, जो हमने अभी यहां पे कहा है इवैल्यूएशन, फिर है प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये तो रहेगा ही, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तभी हमने कितनी बात कहा है, एक हमारा रीजनिंग होगा, तर्क जो आप जानते हैं, फिर मूल्यांकन, इतनी सारी प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होती है। फिर समस्या समाधान, ये बताने की जरूरत है नहीं, समस्या समाधान, और ये हमारा डिसीजन मेकिंग होगा। अब इतनी सारे इस क्या कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग में सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, उसके बारे में हमको रीजन लगाना होगा, कारण ढूंढना होगा, उसके बाद हमको मूल्यांकन करना होगा, गुड या बैड क्या है, उसके बाद समस्या समाधान करना होगा, और एक हमने कहा कि डिसीजन मेकिंग,
निर्णय भी लेना होगा। और जो एक और बात आ रही है वो है एनालिसिस, एनालाइजिंग, विश्लेषित करना, विश्लेषित करना, है ना। कि तो हमने आपको बता दिया क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है। और ये हमारा जो इंपॉर्टेंट हो गया कि क्रिटिकल थिंकिंग में कौन सारी बातें आ गई, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, और हमारा फिर आ गया डिसीजन मेकिंग, और फिर आ गया एनालाइजिंग। और ये हमारा इस तरह का प्रोसेस हुआ क्रिटिकल थिंकिंग में। तो हम लोगों ने आज चिंतन, थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।